गरीब 5 बहू पर बरसात का कहर। जमुना देवी की 5 बहुएं थीं, जो कि उसके घर को संभाले हुए थी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जमुना देवी की 5 अलग अलग धर्म से बहू आई हैं। शुरुआत में जब उसे पता लगा तो जमुना देवी को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वक्त के साथ अपनी 5 बहू को वो अपना लेती है। एक गरीब जमुना देवी किस हद तक अपने बच्चों की खुशी को नजरअंदाज करती है। फिलहाल उनके जीवन में काफी उथल पुथल चल रही थी। ऐसे ही सुबह के समय नैना बहुत जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती है। फिर वो रसोई में राशन देखकर कहती है, हे भगवान, घर में सिर्फ ना के बराबर राशन पड़ा हुआ है। ऐसे में हम सभी लोग खाना कैसे खाएंगे? क्या हुआ दीदी, तुम परेशान क्यों होती हो? परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? तुम तो जानती हो हमारे पति एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और उनका काम ठीक से नहीं चल रहा। दीदी चिंता करो बना, अमी जानता राशन शेष आए चे ताकि बाकी राशन नहीं अलाम। बाजी ये तो अच्छी खबर है, कम से कम सब खाने का लुत्फ तो उठा पाएंगे। क्या बात है बहू, तुम परेशान हो क्या? खाना वाना बनाया नहीं? टाइम हो रहा है 5 बेटों की फैक्ट्री जाने का। अम्मी जान थोड़ा वक्त दीजिए, हम सभी खाना बना कर लाते हैं। ये कहकर 5 बहू एक साथ लग कर खाना बनाती हैं। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। 5 बेटे फैक्ट्री चले जाते हैं। इतने में तेज आंधी आने लगती है। तत्पश्चात झमाझम बारिश होने लगती है। सास जमुना देवी स्वेटर बुन रही थी कि छत से टपकता हुआ पानी देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, बहू जरा देख, छत से पानी टपक रहा है, अब क्या होगा? अयो एक कड़ी बुल्ली, इतनी बारिश काई को होती? कई हमारे घर बारिश के पानी से भर गया तो माँ जी हम कैसे रही थे? अरे इशिता, शुभ शुभ बोलो। ओह माय गॉड, दिस इज सो रिडिकुलस। अगर पानी ज्यादा भर गया तो हम कहाँ जाएंगे? इधर से भी पानी टपक रहा है। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अब हमारे जीवन में बारिश का कहर भी हो जाए। मेरे बच्चे नौकरी से मोहताज हैं और हम इस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर रहने में मोहताज हैं। अम्मी जान आप परेशान मत होइए, अल्लाह सब खैरियत करेंगे। आमादे शक्ति ठीक करो बनहाते या खिंचू प्याला रखते हाबे। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? छत्ती छत्ता हिंदी बोल। माँ जी, इसका कहने का मतलब है हमें छत को ठीक करना होगा या उस पर घास फूस पन्नी लगाकर रोकना होगा। अच्छा ये बात है। नैना बहू, बक्से पर बहुत बड़ी पन्नी रखी है, जा उसे लेकर आ जा। बारिश अभी हो रही है तो हम तंबू पर पैनी लगा देंगे। ये आइडिया बेस्ट होती। आइयो दिन हो गए, हम सांभर नहीं बनाई। इशिता, ये सांभर खाने का समय नहीं है, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। आइयो सॉरी सॉरी दीदी। ये सुनने के बाद 5 बहू सास के साथ बड़ी मुश्किल से झोपड़ी के ऊपर पन्नी लगाते हैं और चारों तरफ तंबू गाड़ कर उस पानी को रोक देते हैं। झोपड़ी में पानी आना बंद हो जाता है। अब सही है बहू, क्योंकि मानसून का मौसम आ गया, रोज बारिश होगी। कम से कम इस बात की संतुष्टि तो है कि झोपड़ी से पानी टपकेगा नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला माँ जी। हमारा अनेक दिन धारे कार्य करीची, सब बसुना मी चाय बनानी है। ठीक है बहू, चाय के साथ मुरमुरे भी ले आना। ये बोलकर शोभा सबके लिए चाय बनाकर सबको पिलाती है। काम करके 5 के पति घर लौटते हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन बारिश अपना कहर बरसाना नहीं छोड़ता। रोज बारिश होती है, जिससे पन्नी का जुगाड़ भी आंधी में उड़ जाता है और फिर से घर में बारिश की बूंदों की टप टप होने लगती है। सोते हुए सबके ऊपर पानी आ रहा था, तभी नैना कहती है, मोहन जी, अजी उठिए, यहाँ पर पानी आ रहा है, हमें बिस्तर दूसरी तरफ कर लेना चाहिए। ओहो, ये सब कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। न दिन में चैन है न रात को। बरसात का कहर कहीं हमारे घर को न लेट हो जाए। बड़े भैया से मत बोलिए, वरना हम सबको क्या होगा। हम अपनी पत्नियों को और माँ को लेकर कहाँ जाएंगे? एक यही तो घर है हमारा बस। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। अरे मोरी मैया, यहाँ पर भी पानी आ रहा है, बहू जरा यहाँ पर कोई बर्तन लगा दे। ये कड़े बुल्ले, अब हम कैसे सोती उल्लू की तरह जग कर? ये तो आपने नहीं बोली माँ जी, हमको हर जगह बर्तन रखनी पड़ेगी। हे भगवान, जल्दी से हमारे मालिक हमें पैसे दे दें ताकि कुछ पैसे लगाकर हम घर की मरम्मत करवा दें। फिर सभी अपना बिस्तर इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं और छत से पानी आने वाली जगह पर बर्तन लगाकर सो जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हल्की हल्की बारिश में 5 बेटे फैक्ट्री चले जाते हैं, जहाँ वो पैसे मांगते हैं और उनका मालिक वीरेंद्र कहता है, चलो सब 33,000 ले लो, मैं इससे ज्यादा तुम सबको नहीं दे सकता क्योंकि मैं ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। मेरे को बहुत घाटा हुआ है, ऊपर से बारिश की वजह से मेरे परिवार का पेट भी नहीं पल पा रहा। मजबूरन मैं तुम्हें इतने देने की कोशिश कर रहा हूँ। मालिक, लेकिन हमारी तो पूरी 1 महीने की पगार बाकी है, आप हमें 33,000 कैसे दे सकते हैं?
हाँ मालिक, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप तो जानते हैं बारिश का कहर कितना है। देखो, मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता था उतनी कर रहा हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, बारिश का तूफान आने वाला है। मालिक ठीक कह रहे हैं, कुछ ना होने से अच्छा है इतना ही ठीक है। इन सब से हम राशन लेकर घर चलते हैं और थोड़े पैसे माँ के हाथ में रख देंगे। हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा कहकर पांचों भाई घर पहुंच जाते हैं और मिट्टी लेकर अपने घर की झोपड़ी की मरम्मत करते हैं, जिससे वो मजबूत हो जाती है, और उधार देने के बाद घर का राशन ले आते हैं, जिससे पांचों बहू खुश हो जाती हैं और वो ठीक से खाना बनाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे अब सबके घर में पानी भरने लग गया था और हर जगह त्राही मच रहा था। हे भगवान, ये कैसा बारिश का कहर ला रहे हो इंद्रदेव, बस कर दीजिए, घर में इतना पानी भर गया है कि जमीन पर सो भी ना सकेंगे। अम्मी जान, यही बचे कुछ पैसे थे जो बराबर हो गए, अब पांचों की नौकरी भी नहीं रही, हमें किसी और काम को देखना होगा और इस बारिश से भी बचना होगा। जोया बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, हर जगह इतना पानी भर गया है, हम क्या ही काम करेंगे, थोड़े से पैसे बचे हैं। माँ जी, हमको बड़ा जबरदस्त आइडिया आया है कि ना हमारा पोखरे में अच्छा खासा कार बनना, तालाब में मछलियों को पालेंगे और गांव में आसपास के लोगों का खेत भी बर्बाद है, जिससे हम उन पैसों से शहर से मछलियां लाकर तालाब में डालेंगे और उन्हें बेचेंगे। ये अच्छा तरीका है, बस जल्दी से बारिश कम हो जाए क्योंकि घर में पानी भरा है। हाँ माँ जी, हो जाएगी, चिंता न करो। घर के सभी लोग बारिश के कहर को अपने घर में देख रहे थे। आसपास के लोग भी बारिश से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे बारिश कम होती गई। जमुना देवी की 5 बहू और बेटे मिलकर घर के भीतर से बाल्टी भरकर पानी निकालने लग गए और फिर सूरज चमका। घर के सामने के तालाब को देखकर घर के दोनों बड़े बेटे शहर से अपने बचे कुछ पैसों से कुछ मछलियां लेकर आते हैं, जिसे अपने तालाब में डाल देते हैं। कुछ ही दिन में वह मछली इतनी बढ़ जाती है कि घर की 5 बहुएं उनको बेचना शुरू कर देती हैं। आसपास के लोग उनसे मछली लेने आते हैं। अरे बिटिया, जरा मुझे 4-5 बड़ी मछलियाँ दे दो, सारी फसल हमारी इस बारिश के कहर में बर्बाद हो गई है, अब बस मछली चावल खाकर ही गुजारा कर पाएंगे। ये तो आप शाही बोल। इस तरह उनका मछली व्यापार अच्छा चलने लग गया, जिसे देखकर एक दिन सास बोलती है, वैसे माँ जी, इस बारिश के कहर ने हमारा बहुत नुकसान किया और हम पांचों ने भी मिलकर इसका फायदा उठा लिया। इसके तालाब में मछलियों को बढ़ा दिया, जिससे अब हम खर्चा चलाएंगे, अब से यही हमारा व्यापार रहेगा। बिल्कुल ठीक कहती है, अरे बारिश भी इतनी नहीं होया करेगी। सबसे अच्छी बात तो ये कि आसपास के लोग हमसे मछली ले जा रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में। जी अम्मी जान। इस तरह 5 बहू अब घर को संभालती हैं और 5 के पति तालाब की मछलियों को मंडी में जाकर बेचते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सारी आर्थिक परिस्थिति खत्म हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा, दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा है? जा कमरे के अंदर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। अरे माँ, मेरा मन नहीं है अंदर जाने का। आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर की है और आप जानती हो कि मैं आपकी पसंद की लड़की को पसंद नहीं करता। अरे सुभाष, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे मेरी कसम है, जा अपने कमरे में जा, आज तेरी सुहाग रात है। अपनी माँ की बात मानकर सुभाष कमरे के अंदर जाता है, जहाँ उसकी काली पत्नी सौम्या घूंघट में उसके बिस्तर पर बैठी होती है। अरे आ गए आप, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सौम्या बिस्तर से उठती है और टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास उठाकर सुभाष को देने लगती है। ये लीजिए दूध, पहले ही ठंडा हो चुका है, अब इसे और ठंडा मत कीजिए, जल्दी से पी लीजिए। ऐसा कहकर सौम्या जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है, उसकी शक्ल देखते ही सुभाष दूध का गिलास फेंक देता है। छी छी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरी शादी तुमसे हुई है, और इतनी बदसूरत लड़की के साथ मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। ये सुनते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। तभी सौम्या के पीछे दीवार की तरफ सुभाष की नजर एक छिपकली के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्ला पड़ता है। आ आ आ आ। सुभाष के चिल्लाने की आवाज से उर्मिला फौरन उनके कमरे में आ जाती है। तभी सुभाष दीवार की तरफ उंगली करता करता बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या, अभी तो हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं था। मुझे तो लगा था कि आज की रात में बेहोश होने वाली हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरा पति ही बेहोश हो गया। सौम्या ये कहती ही है कि तभी उर्मिला फौरन झाड़ू लेकर आती है और दीवार पर चिपकी हुई छिपकली को भगाने लगती है। शु शु शु, अरे भाग जा नासपीटी, तूने तो मेरे बेटे को ही बेहोश कर डाला। छिपकली को भागते हुए देख सौम्या अपनी सास के ऊपर हंसने लगती है। अरे ये क्या, बुलडोजर जैसा दिखने वाला मेरा पति
एक मामूली सी छिपकली से डरता है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ऐसा बोलने के बाद सौम्या एक पानी का गिलास लेकर आती है और उसके कुछ छींटे सुभाष के चेहरे पर डालती है, जिसके बाद सुभाष को होश आ जाता है और वो घबराता हुआ कहता है, माँ छिपकली छिपकली, इस काली मनहूस के घर में आते ही छिपकली भी आ गई। इस कल्लो मैया को मुझसे दूर रखो माँ। अरे बेटा, मैंने छिपकली को भगा दिया। मैं यहाँ नहीं सो सकता, यहाँ तो छिपकली है माँ। ऐसा कहने के बाद सुभाष अपना तकिया और चादर उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उर्मिला अपनी बहू सौम्या से कहती है, अरे बहू, ये तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। सुभाष को छिपकली से बहुत डर लगता है। उसे फोबिया है, छिपकली को देखते ही वो बेहोश हो जाता है। ये सुनकर सौम्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन उसके काले रंग की वजह से उसका पति एक छिपकली की तरह ही उससे दूर भागने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुभाष अपने साथ एक गोरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। इससे मिलो माँ, ये मेरी पत्नी आराध्या है। आराध्या, चलो माँ के पैर छू लो। ओह गॉड, तुम मॉडल होने के बाद भी ये सब सोच रखते हो। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं अपनी सास के गले लगना चाहूंगी। आराध्या उर्मिला के पैर छूने की जगह उसे गले से लगा लेती है, लेकिन तभी उर्मिला उसे झटक कर कहती है, ये सब क्या है बेटा? पहले ही तेरी शादी हो चुकी है। तू शादीशुदा होकर भी किसी और को अपने घर में कैसे लेकर आ सकता है? अरे सौम्या, उसका क्या होगा? तूने एक बार भी सोचा नहीं उसके बारे में? उस कल्लो को मैं जरा भी पसंद नहीं करता। देखो जरा आराध्या कितनी सुंदर और गोरी है। मेरी बात मानो माँ, उस काली कलूटी को घर से निकाल दो। ये सब सौम्या सुन लेती है और अपने सामने अपनी सौतन को खड़ा देख रोते हुए अपने पति के पैरों में गिर जाती है। अजी, ऐसे मेरे साथ मत करो। आपको मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सुभाष, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। घर के कामकाज के लिए भी तो एक नौकरानी की जरूरत होगी हमें। इसे हम घर की नौकरानी की हैसियत से ही रख लेंगे। आराध्या की बात मानकर सुभाष सौम्या को अपने घर की नौकरानी की हैसियत से रख लेता है, जिसके बाद सुभाष के कमरे में आकर आराध्या सौम्या का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देती है और उसके कमरे में रहने लगती है। अपने पति के करीब अपनी सौतन को देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तूने मुझे काला क्यों बनाया? काश मैं गोरी होती तो मेरे पति के करीब होती, ना कि मेरी सौतन। भगवान, तूने गोरा तो नहीं बनाया, लेकिन मेरी सौतन को छिपकली जरूर बना देना। कम से कम इस बहाने मेरा पति उससे दूर तो रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब आराध्या बेचारी सौम्या के साथ बहुत अत्याचार करने लगती है। वो घर के सारे काम उसी से करवाती और उसे ढंग से खाने तक को नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भी अपनी गोरी बहू की तरह हो जाती है। ये देखकर सौम्या को और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन वो प्रसाद लेकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। हे भगवान, मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दो और मेरे पति को मेरा बना दो। बस यही दुआ है तुमसे। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरी मदद करो। उसकी हालत देखकर सौम्या को उसके ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहने हुए सोने के कड़े के ऊपर जाती है, जिसके बाद सौम्या अपना सोने का कड़ा बेचकर उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर खिलाती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत सारा खाना खा जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे। वैसे तुम मुझे परेशान नजर आ रही हो। क्या मैं जान सकती हूँ तुम किसी लिए परेशान हो? सौम्या ये सुनकर अपनी कहानी उस बूढ़ी औरत को बताती है। अगर मैं एक जादूगरनी होती तो अपनी सौतन को छिपकली बना देती और उसे अपने पति से दूर रखती। सौम्या की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत हंसती है, जिसके बाद वो सौम्या को एक छोटी सी पोटली देती है। इसके अंदर जादुई भभूति है। अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जब भी तुम इस भभूति को एक चुटकी अपने मुंह में रखोगी और कुछ भी मन में मांगोगी तो तुम्हारा मांगा पूरा हो जाएगा। अगर इसकी एक चुटकी मुंह में रखने के बाद
मैं ये मांगू कि मेरी सौतन छिपकली के रूप में बदल जाए तो क्या वो बदल जाएगी? हाँ, बिल्कुल बदल जाएगी, और उसके बाद तुम उसे पहले जैसी भी बना सकती हो, एक चुटकी भभूति अपने मुंह में रखकर। ये सुनकर सौम्या बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी घर जाती है। उस दिन वो अपनी सास और सौतन के ताने सुनने के बाद भी किसी को कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे जैसे ही रात होती है और रात के समय उसकी सौतन उसके पति के करीब जाती है, ये देख सौम्या एक चुटकी भभूति अपने मुंह में रखकर कहती है, आज की रात मेरी सौतन छिपकली बन जाए। सौम्या के ये कहते ही अचानक से उसकी सौतन छिपकली बन जाती है। जैसे ही सुभाष आराध्या को अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ी और मोटी छिपकली बनते हुए देखता है, वो एकदम से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। उर्मिला फौरन भागते हुए सुभाष के कमरे में आती है। हे भगवान, ये छिपकली फिर से आ गई। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, आज इसको घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। उर्मिला छिपकली को भगाने के लिए झाड़ू लेकर आती है और झाड़ू मारते हुए छिपकली को बाहर भगा देती है। ये सब देखकर सौम्या बहुत खुश होती है और अपने मन ही मन कहती है, वाह वाह वाह, बस यही तो मैं चाहती थी। मेरी सास ने खुद मेरी सौतन को झाड़ू मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ सौम्या ऐसा सोच रही होती है तो वहीं उर्मिला अपने बेटे को होश में लेकर आती है, जिसके बाद सुभाष आराध्या से बहुत ज्यादा डर जाता है और सौम्या के कमरे में जाकर सो जाता है। जिसके बाद सौम्या फिर से एक चुटकी भभूति मुंह में रखकर अपने मन में कहती है, मेरी सौतन वापस से इंसान बन जाए। उसके इतना कहते ही घर के बाहर छिपकली से आराध्या इंसान के रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो घर के अंदर आकर सुभाष को सौम्या के साथ सोते हुए देखती है। कमीना कहीं का, मुझसे शादी करके इस काली कलोटी के साथ सो रहा है। इस धोखेबाज को सुबह बताऊंगी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आराध्या सुभाष से लड़ाई करके उसके पास जाती है, लेकिन तभी सुभाष आराध्या को देखकर चिल्लाने लगता है, माँ इसे यहाँ से भगाओ, ये एक छिपकली है, भाग जा छिपकली मेरे घर से, भाग जा। ये सुनकर आराध्या गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अब सुभाष सौम्या को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।